हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये वीडियो सीरीज चल रही है इसमें हम आप लोगों को उत्तराखंड बोर्ड में आए हुए 2020 में जो पेपर आया था उत्तराखंड बोर्ड का मैथमेटिक्स विषय का, उस पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इससे पहले इस वीडियो से पहले हम 2 वीडियो जारी कर चुके हैं। उन दोनों वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं पेपर में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने पर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो 4 नंबर का है, और इससे आगे 22 से लेकर 28 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी 6 नंबर के हैं। देखिए बच्चों, आप लोग अपनी एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर बनाने के लिए, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल करने के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए आप। तो प्रैक्टिस सब्जेक्ट है ये मैथमेटिक्स, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेहतर आपको इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। आप लोग इसके लिए एक बढ़िया तरीका क्या है कि पिछले 10 सालों के पेपर जो है वो आप हल कीजिए। एक पेपर उठाइए और उस पेपर को आप बिल्कुल जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं उसी तरीके से हल कीजिए, और अपनी जो कमियां हैं उनको देखिए ईमानदारी के साथ कि यहाँ पर मुझे किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उस क्वेश्चन पे फिर काम कीजिए। उस प्रैक्टिस करके उस प्रॉब्लम को, अपनी कमी को दूर कीजिए। जब आप इस तरह से लगातार मेहनत करेंगे और लगातार प्रयास करेंगे तो आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। मैथमेटिक्स में स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप चाहें तो मैथ में 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसी क्रम में हम आप लोगों को अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास दे रहे हैं कि भाई हम आप लोगों के किसी एग्जामिनेशन जो आपका आ रहा है नेक्स्ट, उसमें थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सके। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं इस सीरीज में, जैसे ये 2020 का पेपर है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आने वाले जो पेपर होंगे 2019, फिर 18, फिर 17, ऐसे पीछे की ओर चलेंगे हम, तो उनका सॉल्यूशन मैं पूरा एक वीडियो में डालूंगा कम्प्लीटली। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपके लिए और बेहतर काम कर सकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये एक प्रायिकता का क्वेश्चन है। कहा गया है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छा 2 पत्ते एक साथ निकाले गए, दोनों पत्तों के काला रंगे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों पत्ते काले हैं। सबसे पहले तो कुल पत्ते लिख लीजिए आप, हमारे पास कितने हैं कुल पत्ते, वो 52 हैं। सभी जानते ही हैं ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। और काले पत्ते कितने होते हैं जी, टोटल 2 तरह के ही पत्ते होते हैं, एक लाल रंग के और एक काले रंग के। काले रंग के पत्ते, रंग के आधार पर जो पत्ते होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुल काले रंग के पत्ते वो होते हैं 26। तो यहाँ पर पहला पत्ता काला होने की प्रायिकता निकाल दीजिए आप। मान लिया 2 पत्ते निकाले, तो पहला पत्ता काला होने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ जो काले पत्ते हैं वो बटा कुल पत्ते, यानी 1/2। फिर दूसरा पत्ता काला होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो देखिए आप। दूसरा पत्ता काला होने की प्रायिकता, देखो हमने एक पत्ता पहले ही निकाल चुके हैं, तो दोनों जगह पर एक पत्ता कम हो चुका। काला निकल गया ना चूंकि, तो काले में से एक कम हो गया तो 25, और टोटल में से भी एक कम हो गया तो 51। तो ये आ गया। अब ये कह रहा है कि दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे आप दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों प्रायिकताओं की। 1/2 गुना 25/26 गुना करेंगे तो 25/26, सॉरी 26 नहीं 51 है ये, यहाँ पर गुना करेंगे तो 102। इस तरह से हम ये बहुत ही, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। आप इनको लगातार प्रैक्टिस रखिएगा ताकि बढ़िया से मार्क्स आपको प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम।
देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया गया है कि मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स के बाद हमें प्रूफ करना है a इंटू एडजुएंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो a दिया गया है उसको लिख लीजिए आप। a तो दिया ही है हमको, अब हम इसके उपसारणिक निकालेंगे क्योंकि हमें एडजुएंट निकालना है तो उपसारणिक निकालेंगे। तो a11 निकालते हैं। देखो आपको पता है a11 ये हो जाएगा 3 माइनस 0 यानी 3, फिर a12 ये हो जाएगा -15 माइनस 0 यानी माइनस का 15, और a13 ये हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5। देखिए हमने ज्ञात कर लिया है यहाँ पर। सभी उपसारणिक ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसका एडजुएंट लिखेंगे। तो एडजुएंट कैसे लिखते हैं आप जानते ही हैं। एडजुएंट के लिए हम क्या लिखते हैं, एडजुएंट ऑफ ए एडजुएंट ऑफ ए इज इक्वल टू, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 और यहाँ पर a31 a32 a33। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है इनको आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 और 2। देखो ये जो एडजुएंट निकालते हैं इसके a11 a21 a31 निकालते हैं, इनको थोड़ा सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए, नहीं तो गलत होने के चांस रहते हैं। उसके बाद देखिएगा हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेट ऑफ ए की ज़रूरत है हमें। जो जो चीज़ चाहिए हमको वो निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेट ऑफ ए यानी 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। इसका डिटर्मिनेट निकालते हैं तो 2 इंटू 3 माइनस 0 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 0 और ये 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब हम नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, इसमें प्रूफ करेंगे हम। देखिए अब आगे हमने यहाँ पर LHS लिख लिया। LHS इज इक्वल टू क्या है, ए डॉट यानी a इंटू एडजुएंट ऑफ a। हमने दोनों मैट्रिक्स लिख दे हैं। अब एडजुएंट इंटू a इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो माइनस का 6 प्लस का 0 और माइनस का 5। इस तरह से आप देखेंगे, इसमें आप लोग जानते होंगे कि हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। देख लीजिए आप, सॉरी ये -15 है यहाँ, इसको थोड़ा सही कर लीजिए और ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ। उसके बाद ऐसे ही 5 तिया 15 माइनस 15 प्लस 0 0 और माइनस 15 और प्लस 15, ऐसे ही यहाँ लिख देंगे। देखो वैल्यू लिखने के बाद कैलकुलेट की, मल्टीप्लाई की और ये हमारे पास आ गया है। और ये क्या होता है, ये होता है आई, ये आई है। तो अब हम RHS लेते हैं। आप लोग जानते ही हैं RHS इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना था हमको, दिया गया है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 1 और 1 इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू आई। तो आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमें प्राप्त हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें एक वक्र दिया गया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, या हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक वक्र दिया है और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, यानी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है।
और जो बिंदु 1 2 से होकर जाता है, तो हम इसके लिए हमने ये कर लिया। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, माना जो अभिलंब वाला बिंदु है वो क्या है, माना अभिलंब वक्र से बिंदु h, k पर मिलता है। ये लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पर आप निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल दो पहले। स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखो प्रवणता क्या होती है, dy/dx होती है, और ये हो जाएगा 2x/4 या x/2। अब यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता निकालो जी। अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m -1/dy/dx, तो ये -2/x। हमारे पास कौन सा पॉइंट है जिस पर अभिलंब मिलता है, बिंदु HK। तो बिंदु HK पर m कितने हो जाएगा, -2h। अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लो। हमारे पास बिंदु भी है और अभिलंब की प्रवणता भी है। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y - y1 यानी k और m × x - x1 यानी h, और ये y - k -2/h और x - h। देखो ये अभिलंब जो है, इस पर यह बिंदु जो है अभिलंब, यहाँ पर 2 इक्वेशन लिख लो इसको, मान लिया इक्वेशन 2 है। अभिलंब 2 बिंदु 1, 2 से जाता है। अच्छा, अब जाता है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करेंगे y - 2/h और x की वैल्यू है 1 -h। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब आप एक चीज़ और देखिएगा कि जो h के बिंदु है वो किस पर स्थित है, वक्र पर स्थित है। तो h के वक्र पर स्थित है। बिंदु h के वक्र 1 पर स्थित है। तो जब इस पे स्थित है तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे, y² यानी कि k h²/4। ये इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास। देखो समीकरण 3 व 4 को सॉल्व करेंगे 4 से, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी h और k की, वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी h बराबर हमारे पास कितनी आएगी, h बराबर 2 और k बराबर 1। ये मान समीकरण 3 में रख दो। अतः समीकरण 3 से क्या है हमारे पास, y -2 और 2 h की वैल्यू 2 है, और ये क्या था यहाँ पर, समीकरण 3 में नहीं 2 में रखो y और k की वैल्यू। k की वैल्यू 1 आई है यहाँ पर, और ये है x - h की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो y - 1 = -1, x - 2 और y - 1 - x + 2, x + y = 3। ये हमारी जो इक्वेशन है वो प्राप्त हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन 22-23 के बाद, इस 23 के एक अथवा वाला क्वेश्चन भी है, उसको भी करते हैं, देखिए कैसे।
देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक खिड़की का आकार एक अर्धवृत्ताकार तथा उसके व्यास पर बना आयत है। खिड़की का परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतः खिड़की खुली होने से अधिकतम प्रकाश पाने के लिए खिड़की की विमाएँ याद कीजिए। तो चित्र मैंने बना दिया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मान लिया इसकी जो व्यास है वो 2r है और जो इसकी दूसरी विमा आयत वाली वो x है। ये मैंने सब लिख दिया, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमको क्या दिया गया है हमको दिया है परिमाप, खिड़की का परिमाप दिया है। परिमाप बराबर 10 मीटर। देखो खिड़की जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, आयत और अर्धवृत्त। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है और आयत का परिमाप कितना होता है। आयत में जो एक साइड है, ये वाली भुजा जो है, ये ऊपर वाली भुजा, ये काउंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अर्धवृत्त की लंबाई काउंट होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमाप इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y और प्लस अर्धवृत्त का परिमाप। ये अर्धवृत्त का परिमाप जो है परिधि का आधा हो जाएगा, यानी 2πr का आधा 1/2 2πr। r चूँकि क्या है यहाँ पर इसकी त्रिज्या है, तो 2πr इज इक्वल टू 10। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2x और ये यहाँ पर 2r आएगा, ये y कर दिया मैंने, ये 2r और ये प्लस का πr इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप 2x की वैल्यू काउंट करेंगे तो ये 10 माइनस r इंटू पाई प्लस 2। ये यहाँ पर 2x है, सॉरी 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि ये जो है क्षेत्रफल क्या है, निकालना है अधिकतम प्रकाश पाने के लिए अधिकतम क्षेत्रफल। तो ए निकलेंगे यहाँ पर खिड़की का क्षेत्रफल। खिड़की दो चीज़ों से मिलकर बनी है, तो खिड़की का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर a आ गया है, इसको हम लिख सकते हैं r इंटू 2x प्लस 1/2 पाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 आ गई मान लिया हमारे पास। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 में 2x की वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे 1 व 2 से, कौन से हैं, क्या है समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, a इज इक्वल टू r इंटू 10 माइनस r और ये पाई प्लस 2 और यहाँ पर 1/2 पाई r स्क्वायर। उसके बाद देखें कैसे होगा ये। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया इसको, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इसको r के रेस्पेक्ट में एक बार इसकी क्या कर देंगे, हम यहाँ पर r के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन कर देंगे। तो dA/dr ये आ जाएगा 10 माइनस 2r/2 और ये पाई प्लस 4। यहाँ पर एक बार सही लिखेंगे 10 माइनस r और ये पाई प्लस 4 dA/dr। उसके बाद फिर निकाल देते हैं d2/dr, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे,
d2/dr2 या dr², ये हो जाएगा -π+4। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का π+4। तो अब हम फोर मिनिमा एंड मैक्सिमा, उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट करेंगे dA/dr = 0। तो 10 - r और ये π+4 = 0 और r × π+4 = 10 और यहाँ से r की वैल्यू 10/π+4। तो r की वैल्यू आ गई है। अब इस r की वैल्यू पर हम क्या करेंगे, r = 10/π+4 पर d2a/dr²। देखते हैं तो माइनस का यानी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अतः a जो है वो a क्या है, क्षेत्रफल, a खिड़की का क्षेत्रफल क्या होगा, a मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा। तो अब हम देख चुके हैं r = इतने पर। अतः विमाएं क्या हो जाएंगी हमारे पास, खिड़की की विमाएं, दो विमाएं ली थी हमने, एक ली थी x और एक ली थी 2r। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पर r की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी शुरू में। तो वहाँ से आप r की वैल्यू पुट करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो हमारे पास आएगी 10/π+4 और ये 2r है तो ये 20/π+4। इस तरह से आप लोग r की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ मैं आपको। r की वैल्यू कैसे, मतलब x की वैल्यू कैसे, हमारे पास 2x = क्या आया था, ये आया था हमारे पास 2x = 10 - r × π+2। तो यहाँ आप मान रख दीजिए 10 - r की वैल्यू कितनी आई है, 10/π+4 और इंटू π+2। यहाँ पर आप देखिएगा एलसीएम ले लीजिए, π+4 और 10 भी कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा π+4 और -π-2। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 × 10/π+4 किसके इक्वल है, 2x के, और x = क्या आ जाएगा, 10/π+4। ये मैंने यहाँ लिख दिया था पहले ही, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम विमा निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² से काटे गए भागों में से छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने चित्र ड्रॉ कर दिया है इसका, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो है देखिएगा छोटा भाग कौन सा है हमारे पास, ये यहाँ से ये है, ये छोटा भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इस छोटे भाग का। तो हम पहले देखेंगे ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है ये क्या है, और यहाँ से यहाँ तक का इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। आप सभी जानते हैं हमारे पास वक्र क्या दिया गया है, लिख लीजिए, वक्र है x² + y² = a²। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए x बराबर a/√2 रखने पर, क्योंकि हमको रेखा दी गई है x बराबर a/√2, तो यहाँ पर रखेंगे तो a/√2 का स्क्वायर और प्लस y² = a², और ये हो जाएगा a²/2 प्लस y² = a² और y² = a² माइनस a²/2 और y² = क्या हो जाएगा यहाँ पर a²/2। तो y = √a²/2 प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पर,
और ये बराबर प्लस माइनस a बटा रूट 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y जो है वो दो बिंदुओं पर कैसे प्रतिच्छेद कर रहा है वो हमें पता चल गया है। देखो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा माइनस का, x अक्ष पे तो यही है, x पे तो कितना है ये, और y पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a बाई रूट 2 माइनस a बाई रूट 2। ऊपर प्लस में आएगा a बाई रूट 2 और a बाई रूट 2। तो यहाँ पर छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो होगा लिमिट a बाई रूट 2 से a और y dx। अब y कहाँ से आएगा, यहाँ से आप देखिएगा, इसको समीकरण 1 लिखो और यहाँ पर आप लिख लेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से y इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दीजिए a बटा रूट 2 लिमिट a बटा रूट 2 से a तक y dx। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया आता है, तो ये आ रहा है हमारे पास a इज इक्वल टू ये होता है x बाई 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसकी लिमिट है a बटा रूट 2 से लेके a के बीच। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर। तो a इज इक्वल टू हमारे पास लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने पर x की वैल्यू a, तो a बाई 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a। फिर माइनस करेंगे यहाँ पर a बाई रूट 2, तो a बाई 2 रूट 2 और रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 और प्लस का a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बटा रूट 2 और इंटू a। ऐसे आ जाएगा सॉल्व करने पर। और फिर देखिएगा यहाँ a बाई 2 a स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो जीरो ही हो जाएगा यहाँ पर, तो ये होगा, और ये होगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 और ये माइनस a बटा 2 रूट 2 और यहाँ से निकलेगा a बटा रूट 2 और ये प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 बटा रूट 2। उसके बाद देखिएगा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो ये होगी a इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 8 और ये 3 पाई माइनस 2। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है एक अवकल समीकरण है, इसको हल करना है। तो अवकल समीकरण को हल करने के लिए पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, यानी यहाँ पर dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई, और ये एक्स स्क्वायर को जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स आ जाएगा। देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है ये किस फॉर्म की है, समीकरण 1 dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप की है। तो जब ये इसके रूप की है तो यहाँ अतः p बराबर कितना हो गया 2 बटा एक्स और q बराबर x।
तो अब आई एफ निकालेंगे इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर इक्वेशन आ गई है, तो ये ई की पावर पी डी एक्स क्या होता है, ए की पावर पी डी एक्स। तो ई की पावर में पी क्या है, 2/x डी एक्स, या करेंगे पावर बाहर निकाल देंगे 1/x डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2 log x, या ई की पावर log x स्क्वायर, और ई की पावर में log x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बच जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास। तो आई आ गया है। अब हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा इस समीकरण का, वो देख लेते हैं। आई एफ वाई इज इक्वल टू वो होता है y इज इक्वल टू आई एफ और इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस C1 कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए ऐसे ही, y इंटू एक्स स्क्वायर, और ये q कितना है, x है, तो ये x³ डी एक्स प्लस C1, और ये y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4 प्लस C1। तो यहाँ आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर y और इज इक्वल टू x की पावर 4 और ये 4C1, या कहिएगा 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस c, जहाँ c जो एक नया कांस्टेंट आ गया, c इज इक्वल टू क्या है 4C1। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई है। आप थोड़ा सा इसको और चाहे तो लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर y माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू c। ये वैल्यू हमारी प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो अथवा वाला पार्ट है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो पहले इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी जीवाणु के एक समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 20% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो मान लो किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या y है, माना किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या बराबर y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके जो जीवाणुओं की वृद्धि की दर है वो उन उपस्थित संख्या के अनुक्रमानुपाती है, यानी dy/dt अनुक्रमानुपाती है किसके, y के। देखो अनुक्रमानुपाती आ गई है तो अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, dy/dt इज इक्वल टू ky, और इसको सॉल्व करेंगे, dy/y इज इक्वल टू k dt। अब यहाँ करेंगे ऑन इंटीग्रेशन कर दीजिए जी आप यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log y kt प्लस c। तो ये देखिएगा आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ हमारे पास देखो c का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब t बराबर 0 है, यानी शुरुआत की बात है, इनिशियल, तो y इज इक्वल टू कितने थे हमारे पास, 1 लाख। तो यहाँ पर लोग 1 लाख को हम क्या ले सकते हैं, 10 की घात 5, तो 10 टू द पावर 5
इज इक्वल टू के गुना 0 प्लस सी, और ये लोग 5 लोग 10 बराबर सी। तो सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से log y इज इक्वल टू के टी प्लस log 5 log 10, ये आ गया हमारे पास। क्या आ गया है? 5 log 10। अब इसने कहा कि 2 घंटे में जो वृद्धि होती है वो कितनी है, वो देखिएगा आप, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए आप। 5 घंटे में कितनी वृद्धि हो जाती, 2 घंटे में कितनी वृद्धि हो जाती है? 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने घंटों में 2 लाख हो जाएगी, वो टी निकालना है हमको। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। देखो यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है हमारे पास, वो कहा कि 2 घंटे बाद कितनी वृद्धि हो जाएगी। यदि टी बराबर 2 घंटे, तो जीवाणु में वृद्धि कितनी होगी? 10% की वृद्धि। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10% की वृद्धि 1 लाख प्लस 10% की वृद्धि 1 लाख का 10%। इसको कर देंगे आप लोग, ये आ जाएगा 1,10,000। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण 2 से। log 1,10,000 इज इक्वल टू 2k और प्लस का 5 log 10, और 2k इज इक्वल टू log 1,10,000 माइनस का 5 log 10। अब देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 1,10,000 और ये माइनस का log 10 की पावर 5, और इसको log 1,10,000 10 की पावर 5 यानी कि 1 लाख, इन 4 पावर से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी। log m माइनस log n यानी log m अपॉन n, तो log ये आ गया 11/10, और k की वैल्यू यहाँ से निकाल दी तो 1/2 log 11/10। यहाँ पर ये कहा इसने कि कितने देर बाद, यहाँ पर k की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास और t की वैल्यू भी आ गई है। t की ज्ञात करनी है, कितने समय बाद हो जाएंगे 2 लाख। देखो ये वैल्यू जो है, जो k की वैल्यू है समीकरण 2 में पुट कर दो आप, और यहाँ से आ जाएगा log y इज इक्वल टू के टी, तो t इंटू log 1/2 log 11/10 और प्लस का log 10 की घात 5, और इसको इधर ले आएंगे आप लोग, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू log y और माइनस का log 10 की घात 5, और ये माइनस का, ये बटे में कर लेंगे इसको, 1/2 log 11/10। अब आप इसको सॉल्व कर लें, t बराबर log y बटा 1 लाख, 10 की घात 5 का मतलब 1 लाख है, और ये 1/2 log 11/10, और यहाँ पर y इक्वल टू 2 लाख हो जाएगी, तो 2 लाख log 2 लाख बटा 1 लाख, और बटा में यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 log 11/10। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर log 2 और ऊपर
log 2 बचने के बाद ये बचेगा 1/2 log 11/10, या इस 2 को भी ऊपर पहुंचा दीजिए तो 2 log 11/10। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया है। सही से लिखेंगे अगर हम इसको तो ये आ गया हमारे पास 2 log 2/log 11/10, ये आंसर है। अगर 1-2 बार करेंगे आप समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, और 26 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें कहा है कि समतल दिया हुआ है, समतल अंतःखंड काटता है, तो समतल का समीकरण इक्वेशन ऑफ प्लेन वो क्या हो जाएगी, x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। तो इसने कहा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी p है, तो समतल 1 या प्लेन 1 पर मूल बिंदु 0, 0, 0 से खींचे गए लंब की माप वो कितनी होती है, p बराबर 1/√ऑफ ये x² का गुणांक, x का गुणांक प्लस y का गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग, और p = 1/√ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। या इसको लिखिएगा आप, p को इधर इसको इधर, यानी 1/p = 1/√ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। दोनों तरफ की स्क्वायर कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1/p² = 1/a² प्लस, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 1/, यहाँ भी ये मैंने गलत ही लिख दिया है, इसको दोबारा से करते हैं। देखो ये हो जाएगा 1/p = √ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², और ये हो जाएगा स्क्वायर करने पर 1/p² = 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो ये हमें प्रूफ करना था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है उसका अथवा वाला पोर्शन क्या है, अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x - y + 2z - 4 = 0 एंड x + y + z - 2 = 0 एंड द पॉइंट 2, 2, 1। यानी दो समतल है, इनके इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर समतल, दो समतल हमारे पास कौन कौन से हैं, समतल है 3x - y + 2z = 0, और दूसरा समतल है x + y + z - 2 = 0 को प्रतिच्छेद करने वाले समतल का समीकरण। तो वो क्या होगा, 3x - y + 2z + लैम्डा इंटू x + y + z और -2 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये समतल जो आया है ना यहाँ पर, समतल 1
ये समतल एक बिंदु कितने से होकर जाता है, बिंदु 2,2,1 से जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 तिया 6 -2 + 2 प्लस लैम्डा 2 + 2 + 1 -2 = 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 + 3 लैम्डा = 0 और 3 लैम्डा = -6 और लैम्डा = -6/3 यानी -2। लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। समीकरण 1 से 3x - y + 2z -2 x + y + z और -2 = 0, ये z है यहाँ पर। तो ये 3x - y + 2z और ये -2x -2y -2z और +4 = 0। देखो x में से 2x 3x में से 2x का माइनस करेंगे तो x और ये -3y और z 0 हो जाएगा, +4 = 0। ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। 4 में से 3 बार क्या है, वो सत्य बोलता है। और बाकी क्या बताया गया है, दूसरा वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पासे पर आने वाली संख्या जो है वो क्या है, 6 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखिएगा कैसे हम इसको करेंगे। मान लिया 2 घटनाएं यहाँ पर होगी। पासे पर मान लिया, मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमने लिख दिया, माना पासे पर 6 अंक आने की घटना E1 है और 6 अंक न आने की घटना E2 है तथा व्यक्ति द्वारा पासे पर 6 अंक बताने की घटना E है। तो ये हमें समझना है और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम घटनाओं को सही तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मान लिया, अब हम क्या करेंगे, 6 आती है मान लिया, तो PE1 जो आएगी वो कितनी आएगी, PE1 वो आ जाएगी 1/6 और PE2 कितनी आ जाएगी, पासे पर जो 6 अंक नहीं आएगा उसकी क्या है, 5/6। अब व्यक्ति के द्वारा पासे पर वो बता रहा है कि भाई 6 अंक है और वास्तव में 6 आ गया। तो 6 अंक है और 6 ही आ गया है, तो PE/E1 तो ये क्या है, यानी सच बोल रहा है वो। और वो कितनी बार सच बोलता है, 4 में से 3 बार, तो 3/4। और मान लिया वो बता रहा है कि 6 आ रहा है लेकिन 6 नहीं आया, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 - 3/4, यानी झूठ बोल रहा है वो, तो ये 1/4। तो यहाँ पर देखो कंडीशन ये है कि जब E1 यानी E1 आ रहा है, E1 आने का मतलब क्या है कि 6 का अंक आ रहा है और E2 6 नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है लेकिन वो तो बता रहा है ना, E घटना क्या है, वो बता रहा है कि भाई 6 आ रहा है, तो E2 यानी नहीं है, E2 तो यानी झूठ बोल रहा है और इसमें वो प्रथम बात में सच बोल रहा है। तो अब देखिएगा बेज प्रमेय द्वारा हम करेंगे इसको, PE1/E, यानी हमें ये बताना है कि 6 आया है और वास्तव में वो 6 ही है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 ही है। तो इसका मतलब उसने बोला और ऊपर 6 आ गई। तो यहाँ बेज प्रमेय से क्या करेंगे, PE1/P(E)/E1 और यहाँ PE1
इंटू पी ई अपॉन E1 प्लस पी E2 इंटू पी ई अपॉन E2। तो यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करेंगे हम। पी E1 की वैल्यू कितनी है 1/6 और पी ई अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है 3/4, 1/6, 3/4 प्लस पी E2 कितना है भाई 5/6 और ये कितनी है 1/4। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 1/8 और यहाँ 1/8 और प्लस 5/24। हल कर लीजिए आप इसको। 24 8 या 24 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 8 तो 1/8 8/24 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 तो 1/3 यानी 1/8/1/3 और सॉल्व कर देंगे तो 3/8। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। ऐसा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो 27 का अथवा वाला पार्ट है वो देखो यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन दिया है। एक थैले में 6 लाल तथा 9 काली गेंदें हैं और थैले में से 2 गेंदें उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाली जाती है। लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर काली गेंदों की संख्या कितनी है काली गेंद जो है वो 9 है और लाल कितनी है वो हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर कुल गेंद कितनी हो जाएगी 9 + 6 15। अब मान लो आप निकाली गई गेंद कितनी होगी निकाली गई गेंद बराबर 2 गेंद निकालनी है। अब मान लो माना लाल गेंद के लिए x चर है। देखो अभी x चर कैसे करेंगे हम यहाँ पर x के संभावित मान कितने हो जाएंगे क्योंकि 2 गेंद निकालनी है। तो x बराबर 0 या तो एक भी लाल गेंद नहीं आ रही है या एक लाल आ रही है या दोनों लाल आ रही है। तो इस तरह से हम अब आप निकालेंगे p x नॉट x = 0 यानी कोई लाल गेंद नहीं है। कोई लाल गेंद नहीं है तो इसका मतलब काली है और काली गेंद कितनी है 9 तो 9/15 इसका जो है हमारे पास आ जाएगा। निकालने कितनी है 2 गेंदें हैं तो 9/15 गुना 9/15 और ये 81/225। इसके बाद p x = 1 मान लिया एक गेंद जो है लाल आ गई और दूसरी काली आ गई। मान लिया पहले बार निकाला तो मान लिया हमारे पास काली आई और दूसरी गेंद निकाली तो वो लाल आई तो 6/15। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले लाल आई हो और बाद में काली आई हो। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 54/225 यानी कि 108/225। फिर दूसरी कंडीशन है px2 यानी p x = 2 यानी दोनों की दोनों क्या है लाल है तो दोनों लाल तो 6/15 गुना 6/15 तो 36/225। तो इस तरह से प्रायिकता बंटन आप बना देंगे। इसका प्रायिकता बंटन बनाने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास
एक टेबल बनाते हैं हम उसमें, प्रायिकता बंटन ऐसे बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा बंटन बन गया है। x बराबर 0 पे 81/225, 1 पर 108/225, 2 पे 36/225। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है z = x + 3y और सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट दिया गया है 2x + y > 0 और x + 2y < 6 और x y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इसको देखिए हम कैसे करेंगे। हम जो ये हमारे पास असमीका दी गई है ये वाली, इनको समीकरण रूप में लिखने पर, तो यहाँ असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर देखो यहाँ पर असमीकाओं को समीकरण रूप यानी जो इनइक्वालिटी दी गई है उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने पर हमें ये प्राप्त हुआ है और हमने इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का हमारा क्या कारण है कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत आसानी होती है। ग्राफ ड्रॉ करने, ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ग्राफ ड्रॉ करने में देखिए क्या क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने पर देखो पहली इक्वेशन है x = 3/2, तो x पे आप चलेंगे 3/2। यहाँ पर ये मान लिया x है और ये y है, तो यहाँ मान लिया 1 है और ये 1 है मान लिया, और ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3 ऐसे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ही चलते जाइए यहाँ तक 4 5 और ये 6 ऐसे ही 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ ये देखो 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 यानी 1.5, तो 1.5 यहाँ रहेगा कहीं पर। यहाँ पर देखिए आप ये ऐसे, और ये दूसरा y पे 3, तो y पे 3 ये है, तो ऐसे इक्वेशन ये ड्रॉ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से ये हमारी लाइन बन गई है। ये कौन से वाली है, ये है 2x + y = 3। अब दूसरी इक्वेशन है x पे 6 चलिए, तो x पे 6 ये है यहाँ पर, और y पे 3 चलिए, y पे 3 यही है, तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दीजिए इसको। ऐसे आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देखो ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास ग्राफ बनना है और हम इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमें कौन सा सुसंगत क्षेत्र लेना है। देखो अगर हम इक्वेशन इनइक्वालिटी फर्स्ट में यानी 2x + 3y 2x + y और > 3 में 0 पुट करते हैं, तो 0 + 0, ये तो अगर ऐसे पुट करते हैं तो 0 3 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो इसका जो इस वाली का जो इक्वेशन का क्षेत्र है वो ऐसे होगा, ऊपर की ओर इस क्षेत्र को लिया जाएगा, इसकी तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु की तरफ। इसी तरह दूसरे वाले में पुट करके देखते हैं फिर हम। तो दूसरी क्या है, 0 + 0 < 6, ये प्रूफ हो गया, < 6 है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस वाली डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारा सुसंगत क्षेत्र आ जाएगा और ये हमारे कोणीय बिंदु आ जाएंगे। ये हमारे क्या है, कोणीय बिंदु। तो यहाँ पर पॉइंट कितना था हमारा, ये था 1.5, 0। ये पॉइंट कितना आया यहाँ पर 6, 0, और ये पॉइंट कितना आया है 0,3। तो अब ये जो पॉइंट आए हैं हमारे कॉर्नर पॉइंट, इन पर हम देखेंगे कि x की जो z की जो वैल्यू है वो किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो इसके लिए इधर देख लीजिए आप कैसे करेंगे। देखिए तो देखिए जब हम टेबल बनाते हैं तो इस तरह से हमारे पास आती है कोणीय बिंदु 0 3 1.50 और 60 पर वैल्यू पुट कर ली, प्राप्त कर ली हमने z = x + 3y की।
तो ये 9, 1.5 और 6 दिया है, तो हम जानते हैं 9 वैल्यू मैक्सिमम है और 1.5 मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से हम किसी भी सब को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप इसको शेयर करिए और वीडियो को लगातार देख के अपनी इस चीज़ को बनाए रखिए। थैंक्स वंस अगेन।